Preview. नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं डेली दस्तक। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। दिल्ली में बना पहला ऑटोमेटेड टावर पार्किंग। सर्द मौसम में सहारा बना दिल्ली का रैन बसेरा। दिल्ली एम्स में हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। एम्स फ्लाईओवर के पास बना दिल्ली का सबसे बड़ा फव्वारा। आदि महोत्सव में दिखा मिनी इंडिया। वैलेंटाइन पर दिल्ली हाट बना युवाओं की पहली पसंद। दिल्ली में बना पहला ऑटोमेटेड टावर पार्किंग। दिल्ली में बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देख बनाया गया पहला ऑटोमेटेड टावर पार्किंग। यह टावर पार्किंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा बनाया गया है, जिसमें 136 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत है 18.2 करोड़ रुपए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में असरदार कदम हो सकता है ये ऑटोमेटेड टावर पार्किंग। मैं मौजूद हूँ एसडीएमसी के ऑटोमेटेड टावर कार पार्किंग के सामने। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह पार्किंग की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है। इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये दिल्ली की पहली फर्स्ट ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम है। इसमें टोटल 17 फ्लोर है और इसमें टोटल 4 टावर है, जिसमें कि टोटल 136 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। यहाँ की इनॉग्रेशन 25 नवंबर को यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह ने की थी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ। यहाँ में बटन दबाते ही चंद सेकंडों में गाड़ियाँ अपनी जगह पे पार्क हो जाती है। और अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये पूरा टावर 18 करोड़ 20 लाख रुपए में बना था। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इस टावर की हाइट टोटल है 130 फीट। ये एक न्यू एज पार्किंग टेक्निक है जो कि दिल्ली में आगे काफ़ी काम आने वाली है। दिल्ली की बढ़ती ट्रैफिक और बढ़ते पार्किंग स्पेस को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मेरे साथ नीरज सर है जो यहाँ के मेन ऑपरेटर है। वो हमें पार्किंग के बारे में चीज़ें बताएंगे। ये फुल ऑटोमेटेड पार्किंग है, अपने एसडीए में पड़ती है, एसडीएमसी ने बनाई है। आरआर पार्कॉन को टेंडर दिया था इस पार्किंग ने। ये बहुत सेफ पार्किंग है। इसमें 136 गाड़ी पार्क हो सकती है कम स्पेस में और फुल ऑटोमेटिक चलती है। इसमें लाइट वाइट का कोई इशू नहीं है। ऑटोमेटिक डोर है सर, एमरजेंसी डोर है, सेफ पार्किंग है। गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हर प्रकार से सेफ है। रेट भी इसके रीजनेबल है। मंथली गाड़ी भी है सर, यहाँ पे रेगुलर बेस पे भी गाड़ी लगती है, कोई इशू नहीं है इसमें। जब हमने यहाँ की एसडीएमसी ऑफिसर नीरज जी से बात करी तो उन्होंने ये बताया, ये पार्किंग ऑटोमेटेड पार्किंग है जो कि इस एरिया के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया एमसीडी द्वारा, एसडीएमसी के द्वारा जो प्रबंध किया गया, बहुत अच्छा प्रबंध है। अगर ये पूरी तरह ऑपरेशन हो जाए तो ये जो रोड पे जो जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनको जो रोड ब्लॉक हो रहा है या रोड कवर हो रहा है, उस समस्या से निजात होगी। बाकी आप देख रहे हैं अभी मेरे ख्याल से पूरे लोग आने नहीं शुरू हुए। अगर ये पूरी भर जाएगी तो आधा रोड खाली हो जाएगा। सर्द मौसम में सहारा बना दिल्ली का रैन बसेरा। सर्दियों की कपकपाती ठंड में देश की राजधानी में स्थित एम्स के मरीजों के लिए बना रैन बसेरा सहारा, जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन में इलाज करवाने आए मरीज अपने घर वापस नहीं जा पाए, वहीं आश्रय गृह में मिली लोगों को छत। विभिन्न संस्थाओं ने भी मदद में हाथ बढ़ाया। राजधानी दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड का कहर जारी है। ऐसे में एम्स में इलाज कराने आए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों के लिए नया रैन बसेरा बनाया गया है, जिससे दूर दराज से यहां इलाज कराने आए लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। आइए जानते हैं रैन बसेरा में ठहरे लोगों की राय। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली एम्स के बाहर रैन बसेरे पर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रैन बसेरे पर मौजूद हूँ। आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे सुविधा उनको कैसे मिल रही है और वो यहाँ पे कब से रह रहे हैं और वो किस टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको किस किस सुविधा उपलब्ध की जा रही है।
हाँ जी, हमारा नाम राम प्रसाद गुप्ता है। हम बिहार का रहने वाला हूँ, ज़िला मधेपुरा का। हम 2015 से यहाँ एम्स में भर्ती हूँ। पहले यहाँ रेन बसेरा था, वो रेन बसेरा टूट गई है और हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग का रेन बसेरा देखे टूटे हुए, तो यहाँ देखें ये लगा हुआ जनवरी से ये टेंट लगी हुई है और अगले महीने ये टेंट टूट जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए अगर ये टेंट इसी जगह रहे जब तक पक्की टेंट ना बने रहने के लिए, तो हम लोग इसी में जब तक के लिए व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। हाँ जी। आइए, हमने सुना कि बिहार से ये अंकल आए हुए हैं और इनका यहाँ पे काफ़ी महीनों से इलाज चल रहा है। ऐसे यहाँ पर एक माता जी हैं, इनसे भी पूछते हैं इनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध की जा रही है और ये यहाँ पे कब से हैं। जी माता जी, हम लोग, मेरा मंजू नाम है। हम लोग बिहार से हैं, बेगूसराय ज़िला से। हम लोग का 17 से यहाँ हम आ रहे हैं, इलाज चल रहा है। हम लोग कैंसर पेशेंट है, कोई देखने वाला हम लोग को नहीं है। बूढ़ा आदमी हम लोग बूढ़ा है। हम लोग रेन बसेरा में रहते थे, रेन बसेरा टूट गने से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। जनवरी से ही टेंट लगा है तो इसमें हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर टूट जाने पर हम लोग कहाँ जाएंगे। रेन बसेरा होना चाहिए पक्की, जैसे था वैसे होना चाहिए हम लोग का। राजधानी दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर हम मौजूद हैं। देश के कोने कोने से इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या होती है यहाँ के रहने की समस्या, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज करने के लिए जो मरीज आते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या रहने के लिए, क्योंकि महीनों यहाँ इलाज चलता है। इसके बड़ी समस्या ये है। आज हम आपको दिल्ली सरकार द्वारा जो चलाया जा रही है कि कह सकते हैं कि रेन बसेरा, जो मेरे आप सब पीछे एकदम सामने देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, इसमें उन सारी सुविधा दी जाती है रहने के लिए, खाने के लिए और उन चीज़ों को लिए कि जो यहाँ के जो महीनों इलाज चल रहे हैं उसके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पे दिल्ली सरकार मुहैया कराती है। इसमें सबसे बड़ी जो बात जो यहाँ कही गई कि जिनसे हम लोगों से बात की तो उसमें ये कही गई कि हमें यहाँ खाने की 2 टाइम खाने की व्यवस्था दी जाती है। ठंड से बचने के लिए कंबल आदि की सुविधा की जा रही है। तमाम ऐसी सुविधा के लिए दी जाती है और लोगों में इसके लिए काफ़ी उत्सुकता भी देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस एम्स में जो है कि उन लोगों को अस्थायी सुविधा के तौर पे मिल रहा है जो ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो मरीज कह सकते हैं कि ज़्यादा दिन अगर उसको रहना पड़े, 1 महीने से ज़्यादा दिन रह सकते हैं, तो आप इस अस्थायी आश्रय में आप आसन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अमरजीत, डेली दस्तक। दिल्ली एम्स में हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। 16 जनवरी से 3000 से ज्यादा सेंटर्स में हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। फर्स्ट फेज में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है वैक्सीन की फर्स्ट डोज। 1 मार्च से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी गई। दूसरा चरण 1 मार्च 2020 से शुरू हुआ, जब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया। भारतीय ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। इसके नतीजे के बाद 18 साल से कम उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर कोई फैसला संभव होगा। भारत में कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही सुविधा कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्टर करना होगा। आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी वैक्सीन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए तो आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर फ़ोन करके कोविड-19 टीकाकरण और कोविन सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई भी बात पूछ सकते हैं। मैं अभी कोविड टीकाकरण केंद्र के पास अवस्थित हूँ। साथ आप देख रहे हैं कि सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के बाहर स्थित है, जो 16/1/2021 को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। दुनिया की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन की शुरुआत जो शुरुआती दौर में डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा।
जो अभी तक के डॉक्टरों के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी करीब 46 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोज दे चुका है। साथ ही भारत जैसे देशों में डॉक्टर के द्वारा जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखी जा सकती है। इसके बाद ही इसकी तादाद में कहीं ना कहीं एक नई जानकारी भी मिलकर सामने आ रहा है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही लोगों में जो आशंका जो वैक्सीन को लेकर थी वो अब कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है। और डॉक्टर की ओर से जो मिली जानकारी के अनुसार अगली बार जो दूसरे ट्रायल के साथ दूसरे डोज के साथ इस बार जो दिया जाएगा वैक्सीनेशन, उसमें 50 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। साथ ही अगर 50 साल के कम उम्र भी उन लोग को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, जो शायद बीमार है। भारत में ये सबसे बड़ी चीज़ के तौर पे मानी जा सकती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अमरजीत, दिल्ली दस्तक। ये आप देख रहे थे वैक्सीनेशन तैयारी को लेकर रिपोर्ट, लेकिन लोगों में वैक्सीन को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, कई भ्रांतियां भी सामने आ रही हैं। इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता सना की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने। हमारे साथ जुड़े हैं भारत, ये एम्स में एक ऑफिसर हैं, फायर ऑफिसर। ये बताएंगे कि वैक्सीनेशन को लेके इंसान आम जनता के अंदर क्या विचार है। वैक्सीनेशन बहुत ही सुरक्षित है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने भी लगवाई है, मेरे कलीग्स ने भी लगवाई है। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराएं, वैक्सीनेशन करवाएं, इस महामारी को मिटाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जैसे आपने सुना कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, इन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवाया। वैक्सीनेशन को लेके जो अफवाहें हैं उनको आप गौर नहीं करें, उनको ध्यान में न लें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। मैं सना, कैमरामैन अभिषेक के साथ, दिल्ली दस्तक। एम्स फ्लाईओवर के पास बना दिल्ली का सबसे बड़ा फव्वारा। एनसीआर का सबसे बड़ा फव्वारा स्प्राउट्स फाउंटेन की मई में शुरुआत होने की संभावना है। यह फाउंटेन एनडीएमसी द्वारा बनाया गया है। यह फव्वारा स्टील स्प्राउट्स पर स्थित होगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 90 मीटर होगी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली एम्स के बाहर। दिल्ली एम्स देश के कुछ बड़े अस्पतालों में शुमार। दिल्ली एम्स को कौन नहीं जानता, लेकिन आज दिल्ली दस्तक आपको ये अस्पताल दिखाने बिल्कुल नहीं आया है, बल्कि अस्पताल से चंद कदमों की दूरी पर मौजूद इस पार्क को दिखाने के लिए लेके आया है। ये पार्क जो एकदम ख़ास है और एकदम अनोखा है। सन 2008 में इस पार्क को बनवाया गया था, लेकिन लोगों के बीच इस पार्क को लेकर हमेशा एक भ्रम बना रहा। भ्रम का एक सबसे बड़ा कारण रहा यहाँ पर मौजूद, देखिए ये स्प्राउट्स, ये स्टील के स्प्राउट्स। कोई इन्हें ग्लोब कहता है, कोई इन्हें स्प्राउट्स कहता है, तो कोई इन्हें बैलून तक कह देता है। लोगों के बीच अब इसकी खूबसूरती को लेकर उनकी राय अब दो भागों में बंट चुकी है, जिसके चलते 2018 में एनडीएमसी ने इस पार्क को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर फव्वारा लगवाना चाहा। 2 सालों से आ रही बहुत बाधाओं के चलते अभी तक ये फव्वारा बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ लॉकडाउन भी एक कारण रहा, जिसके चलते ये फव्वारा अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों का कहना था कि 26 जनवरी 2021 तक ये फव्वारा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये फव्वारा बनकर तैयार नहीं हुआ है। खैर, बात कुछ भी हो, फव्वारा जब भी बनकर तैयार होगा, दिल्ली वासियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होने वाला। कैमरामैन दीपाशु के साथ मैं अभिषेक, दिल्ली दस्तक। किदवाई नगर में बना सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दिल्ली के किदवाई नगर में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने बनाई स्मार्ट सिटी, जिसमें की कुल 4700 अपार्टमेंट और ऑफिस की जगह है। इस जगह पे पहले 1 से 2 मंजिला फ्लैट्स हुआ करते थे, जिनको डीमोलिश करके यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बना ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिल्ली का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें पार्क, बैंक्वेट हॉल, स्कूल, शॉपिंग सेंटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कि 4700 अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल और ऑफिस की सुविधा है। आपने वर्क फ्रॉम होम के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन वर्क नियर होम का जीता जाता एग्जाम्पल है यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह स्मार्ट सिटी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई है। इसमें शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल्स और बैंकेट हॉल्स जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया कराई जाती है। आदि महोत्सव में दिखा मिनी इंडिया। दिल्ली हाट में मनाया जा रहा है आदि महोत्सव। इस महोत्सव का विषय जनजातीय शिल्प,
संस्कृति और वाणिज्य की भावना एक उत्सव है। कोविड-19 के कारण नवंबर के स्थान पर फरवरी में आयोजित किया गया ट्राइबल इंडिया आदि महोत्सव। आदि महोत्सव पर ट्राइफंड के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार ने कहा है कि यह फरवरी से अभी तक 2.2 करोड़ की बिक्री कर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली हाट में। यहाँ पर आदि महोत्सव काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आदि महोत्सव 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक रहता है, जो कि 15 दिन लगातार रहता है। आदि महोत्सव का आज आखिरी दिन है, तो आज आपको देखने को मिलेगी कितनी भीड़ है यहाँ पर आदि महोत्सव के उस पर। और आदि महोत्सव का मेन उद्देश्य यही है आदिवासियों की संस्कृति, कला और उनके समुदाय को आगे बढ़ावा देना है। आप इस आदि महोत्सव के फेस्टिवल में देख सकते हैं हर राज्य का यहाँ पे आपको फूड, हर राज्य का ट्रेडिशनल सूट, हर राज्य के आपको शॉपिंग की यहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही मधुबन पेंटिंग है, पश्मीना शॉल है जो कश्मीर की और आपको दिखाएगा, और क्या लिट्टी चोखा बिहार का दिखाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आदि महोत्सव में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आदि दिल्ली हाट में आप भारत की पूरी सैर कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। आइए चलते हैं यहाँ पर उड़ीसा से बात करने। एक उड़ीसा का स्टॉल है, यहाँ पर पत्थर के ऊपर चित्रकला बनाते हैं बारीकी से। हमारे साथ हैं रमेश जी, ये बताएंगे कि किस तरीके से है। जी रमेश। हाँ, रमेश सर मुंडा हैं, उड़ीसा से आए हैं। हमारा स्टॉल है 20 नंबर स्टॉल का, ये ट्राइब्स ऑफ इंडिया से आए हैं। और सारे पट्टचित्र, पामलिप कार्विंग हम बनाते हैं यहाँ। सारे ट्राइबल पेंटिंग, उड़ीसा का सारी कला, ये उड़ीसा ट्रेडिशनल पेंटिंग होता है। ये सिर्फ उड़ीसा से ही होता है। ये सारे आयरन लेडी से कार्व होता है पामलिप को पहले, इसका बाद जो ब्लैक इंक लगाएंगे तो इसका अंदर ही चला जाता है। ये उड़ीसा का सबसे पुराना स्टाइल का है। जैसे महाभारत रामायण स्टोरी जैसे होता था पहले, पुराना टाइम में कागज़ नहीं था, इसी टाइम से राजा महाराज टाइम से ही पट्टचित्र होता था। तो आज भी इसी तरीके से ही पामलिप से हम कार्विंग करके बनाते हैं। जैसे रमेश सर ने हमको बताया कि पत्र चित्र की ये उड़ीसा से काफ़ी ट्रेडिशनल है और काफ़ी पुराना है, ये जो सभ्यता को देखा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे आपको हर राज्य की एक ना एक खूबी और एक ना एक कला देखने को मिलेगी। दिल्ली हाट में 15 दिवसीय आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव 15 फरवरी तक चलेगा। सोमवार को देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव की शुरुआत की। यह महोत्सव आदिवासियों की समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति को एक स्थान पर लाकर लोगों को उससे परिचित करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। यह आमतौर पर जनजातीय संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का समारोह मनाने और संजोने के लिए ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को जनजातियों द्वारा निर्मित कला, दवाइयों, भोजन, लोक कलाओं का प्रदर्शन और हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में देश के 24 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर, रसोइये, लोक नर्तक, संगीतकार भाग ले रहे हैं और समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की झलक उपलब्ध करा रहे हैं। इस महोत्सव का विषय है आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव। इस महोत्सव में 220 से भी अधिक स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकारी, कपड़े, आभूषणों की बिक्री की जाती है। इस महोत्सव में विभिन्न राज्यों के जनजातीय रसोइयों द्वारा विशेष जनजातीय व्यंजन प्रस्तुत किया जाता है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली हाट में। आइए जानते हैं कुछ सैलानियाँ जो यहाँ दिल्ली हाट की सैर करने आए, उनसे जानेंगे कि दिल्ली हाट में उसको क्या कुछ खास देखने को मिला। सर नमस्कार, मैं हूं अजय गोयल। आपका स्वागत है आदि महोत्सव में, जो 1 से 15 तक चला। आज आखिरी दिन है। ये बहुत अच्छा महोत्सव है। इसमें जितनी भी मतलब की संस्कृतियाँ हैं हमारे अलग अलग देश की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से राजस्थान के, सब तरह के परिधान मौजूद हैं, व्यंजन मौजूद हैं, वहाँ की कलाकृतियाँ मौजूद हैं, जो कि हम खुद वहाँ नहीं जाके दे सकते, यहाँ के देख सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। जो हमारा एक टैलेंट छुपा हुआ है अलग अलग एरियाज़ में, जो लोग वो इतना मेहनत कर रहे हैं अपने एरियाज़ में, ट्रैवल एरियाज़ में, उनको बनाने में, सब कुछ खाद्य पदार्थ को बनाने में, वो यहाँ हम एक साथ सब कुछ दे सकते हैं, उनका मज़ा ले सकते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ आके उनके हुनर को ज़रूर देखना चाहेंगे। और मतलब कि मैं आशा करता हूँ वहाँ के ट्रैवल्स
जो हमारी संस्कृति में विविधता है हमारे देश की संस्कृति में, वो यहाँ के समय देखेंगे आप, उसको लगेगा आपकी यहाँ बार बार आएँ। मतलब कि ये लगाइए कि हमारा जो टैलेंट है वो इतना अच्छा टैलेंट है हमारे ट्रैवल्स के अंदर, जो कि मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। वो यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी। ओके, आप देख रहे हैं कि सैलानियाँ साफ तौर पे कह सकते हैं, अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं भी घूम पाते हैं तो दिल्ली महोत्सव द्वारा जो चालू की गई है वह आके आप इन सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अमरजीत। वैलेंटाइन पर दिल्ली हाट बना युवाओं की पहली पसंद। माना जाता है इस दिन युवा अपने प्यार का इजहार करते हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या है उनके लिए वैलेंटाइंस के मायने। वैलेंटाइंस डे को मतलब मार्क किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ लव। तो वैसे तो हर कोई रोज़ किसी ना किसी तरीके से प्यार का इजहार करता ही है और गिफ्ट्स भी हम एक दूसरे को देते ही रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह हम एक ख़ास दिन मदर्स के लिए डेडिकेट करते हैं, जिसे मदर्स डे कहा जाता है, एक ख़ास दिन फादर के लिए डेडिकेट करते हैं, फ्रेंड्स के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है एक स्पेशल वन के लिए भी डेडिकेट कर सकते हैं। और अगर किसी को गिफ्ट देकर अच्छा महसूस होता है और दूसरे को अच्छा लगता है, ये लव्ड फील होता है, तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है गिफ्ट देकर इजहार करने में। मुझे लगता है इट्स ओके। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप किसी को लव करते ही हो तो स्पेशल डे की नीड नहीं है। भाई आप एनिवर्सरी भी तो बना ही रहे हो, तो वो भी तो आप स्पेशल वन के साथ बना रहे हो, तो वो पर्टिकुलर डे आपके साथ हो गया। अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो आपके लिए हर दिन वही होना चाहिए। मतलब स्पेशल डे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम में ना एक हाइप बन गया वैलेंटाइंस डे का। आजकल के टाइम में मतलब टीन्स के बीच में स्पेशली दे आर लाइक कि वैलेंटाइंस डे, किस डे, हग डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत है हमें आज के टाइम में। अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं आप सभी से विदा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली दस्तक।